नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने आज देश को और खासकर बीजेपी को बता दिया है कि हम तैयार हैं। जी हां, आप जानते हैं कि आज कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस खास अंदाज में मनाया है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने एक महारैली की जिसका नाम रखा हैं तैयार हम। इस महारैली में लाखों की भीड़ जुटी और यहां से कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में अपनी जीत के इरादों को दिखा दिया। खास बात यह रही कि कांग्रेस ने अपनी इस लड़ाई में इंडिया को शामिल किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में लोगों को बेहतरी की उम्मीद बंधाते हुए कहा कि इंडिया की जीत से ही लोगों को रोजगार और अमन चैन मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए कही हैं, अमन चैन के लिए कही हैं। आइए जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में, लगभग 25 मिनट के भाषण में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन उसमें से एक दो अंश आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। यह विचारधारा की लड़ाई है। करोड़ों लोगों को बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया है। जो काम हमने भोजन के अधिकार से, मनरेगा की मदद से किया, वो सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। और हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, मीडिया वालों का, सेलफोन वालों का, सपने का। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान की जनता की आवाज को सुनना होगा, नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले, 4000 किलोमीटर चले। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, तमाम बातें यहां, और सबसे बड़ी बात इंडिया अलायंस का नाम यहां जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी। और इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब इनके बाद भाषण देने आए तो उन्होंने भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर हम न्याय योजना लागू करेंगे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन इस एक महत्वपूर्ण बात को, क्यों यहां दोनों बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो या यहां मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दोनों इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। आने वाले चुनाव में हमारे को इंडिया अलायंस को या कांग्रेस पार्टी को शक्ति मिला, आपने शक्ति दिया, तो हम न्याय स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। हमको शक्ति मिलने के बाद गरीबों के लिए न्याय स्कीम दिलाएंगे और कम से कम 60-70 हजार रुपए हमारे महिलाओं को बराबर हम देने की व्यवस्था करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हम महिलाओं को सशक्त नहीं करें और उनके हाथ में पैसे नहीं गए तो अपने बच्चों को, बाल बच्चों को, बच्चों का फीस का, ये सब वो जो ठीक से महिला करती है, पुरुष भी करते हैं, जरा कम करते हैं। इसीलिए हम एक वायदा करते हैं, आने वाले चुनाव में हमारी शक्ति
आप शक्ति हमको दो, हम ये जो न्याय स्कीम है उसको हम लागू करेंगे। तो सुन रहे थे आप यहां पहले राहुल गांधी और उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात न्याय योजना की थी। न्याय योजना को हम लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो, और खासकर ध्यान महिलाओं पर भी रहेगा। महिलाओं के खाते में 60 से 70 हजार रुपए डालेंगे, देने की बात भी यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और साथ साथ हमसे मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि इंडिया अलायंस का जिक्र भी हो रहा है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इन भाषणों से आज बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा, क्योंकि बीजेपी तो इसी इंतजार में बैठी है कि कब इंडिया गठबंधन में कोई दरार दिखे और वो उस दरार को गहरी खाई में बदल दे। लेकिन बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और उधर पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह अब बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सभी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी चल रही है, आप सब जान रहे हैं। और शायद इंडिया गठबंधन अपने सारे पत्ते चुनावों के ऐलान के बाद ही खोले। लेकिन अभी जो सीन दिख रहा है उसमें सारे दल छोटे मोटे मतभेदों के बावजूद एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं। अभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। आज मीटिंग थी और कल भी मीटिंग होनी है। मीडिया में जेडीयू में भी मतभेद की खबरें खूब चल रही थीं। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार के बीच अनबन की खबरें खूब दिखाई गईं, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारी खबरों को खारिज कर दिया है। और उधर उद्धव ठाकरे हों या ममता बनर्जी हों या अखिलेश यादव हों, सभी इंडिया को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक यह दिख रहा है कि इंडिया मजबूत हो रहा है और बीजेपी अपने ही खेल में फंस सकती है। बीजेपी के खाते में इस वक्त उपलब्धियों के नाम पर शून्य है और केवल राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी कितना आगे बढ़ पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह बीजेपी इसे राजनीतिक तौर पर भुना रही है उससे हिंदुओं के एक बड़े तबके में नाराजगी भर रही है। और अब तो नाराजगी बीजेपी के अंदर खाने में भी है। आज ही राहुल गांधी इसी रैली में, नागपुर की रैली में, राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक किस्सा सुनाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले दिनों बीजेपी का एक सांसद मुझसे लोकसभा में मिला। उसने कहा कि आपसे बात करनी है राहुल जी। उसके चेहरे पर चिंता थी। राहुल गांधी ने पूछा सब ठीक है ना? तो उस एमपी ने कहा नहीं, सब ठीक नहीं है, बीजेपी में रहकर अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल कांग्रेस में है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल की जुबानी इस कहानी को, सुनिए जरा। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी
बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो राहुल जी, बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता, हूं मैं बीजेपी में लेकिन दिल जो है वो कांग्रेस में है। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी के साथ हो जाएगा बड़ा खेल। शुरुआत यहीं से करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। भाषण राहुल गांधी का लाजवाब था और जबरदस्त भीड़ थी, आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे थे और इधर दिल्ली में भी एक भीड़ मीडिया की, वो नीतीश कुमार के आगे पीछे घूमती हुई दिखाई दी। नीतीश कुमार का जिक्र पहले कर चुका हूं, तो चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र का ये नागपुर हो। देखिए, बिहार में पटना और महाराष्ट्र में नागपुर क्यों छाया हुआ है। पटना में खेल करने की कोशिश में मीडिया है ताकि बीजेपी को फायदा मिले, इंडिया गठबंधन में दो फाड़ हो जाए, ऐसी खबरें चलाई जाती हैं। और दूसरी तरफ नागपुर में आरएसएस के गढ़ यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गढ़ में आज गरज रहे थे कांग्रेस के तमाम नेता। अपने 39वें स्थापना दिवस पर एक चुनौती पेश कर रहे थे, एक चैलेंज दे रहे थे बीजेपी को कि आइए 2024 में दो हाथ कर लेते हैं। कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो तैयारियां दिख रही हैं, और इन तैयारियों में सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन अपने पत्ते जब अंदर खाने ही जो भी खोल रहा है, मीडिया तक नहीं पहुंचा रहा है। और राहुल गांधी जो मीडिया के लिए अभी कह रहे थे कि मीडिया का भला, मीडिया का एक धड़ा जो है वो सत्ता पक्ष के साथ लगातार उसकी चापलूसी या चाटुकारिता करते हुए दिखाई देता है, उसका जिक्र भी अब बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं। यानी कि अब मीडिया भी एक्सपोज्ड है और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाला वक्त जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इस दिलचस्पी में क्या बीजेपी का खेल जो है वो खराब होने वाला है? बीजेपी के पास क्या है 2024 में जाने के लिए, यह भी बड़ा सवाल है। किस बल पर बीजेपी 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है? क्या राम मंदिर के नाम पर या जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पर? सवाल है ना, बड़ा सवाल है। आइए इन सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब। संजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। सेहत का ख्याल रखिए। और हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप दोनों का भी स्वागत है। आप तमाम साथियों का स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। दिल्ली का मौसम खराब हो रहा है लेकिन सियासी मौसम गर्म हो रहा है। इधर सर्दी है लेकिन गर्मी अंदर खाने बहुत है और साथ साथ कुछ गर्मी तो मीडिया ऐसे ही पहुंचा देता है। मीडिया का हम जिक्र कर रहे थे। आना चाहता हूं सीधे प्रोफेसर रविकांत जी, सबसे पहले आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, सवाल यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। राहुल गांधी से लेकर और आज खुले तौर पर न्याय की घोषणा कर रहे थे, न्याय योजना की घोषणा, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे, और कह रहे हैं कि महिलाओं पर भी फोकस हमारा है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए और इस स्कीम को, इस योजना को हम भली भांति लागू करें। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, उससे पहले एक न्याय योजना को लेकर एक अलग यात्रा निकाली जा रही, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 6200 किलोमीटर। कल इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और वहां भी न्याय, यहां भी न्याय, जन जन तक न्याय पहुंचाने की कोशिश। लेकिन इस कोशिश में कई सारी चुनौतियां, और उन चुनौतियों में एक कुछ चुनौतियां जो है कांग्रेस पेश कर रही है, इंडिया गठबंधन पेश कर रहा है। इसको किस हिसाब से, किस रूप में देखा जाए, और यहां से फिर बीजेपी के बिगड़ते हुए खेल पर भी नजर डालनी होगी। क्योंकि देखिए, यह बात हो सकता है कुछ लोगों को अटपटी लगे कि बीजेपी के बिगड़ते हुए खेल क्या। यहां एक बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि खेल बनना या बिगड़ना बीजेपी के लिए ही है, क्योंकि कांग्रेस या विपक्ष का खेल तो पहले से बिगड़ा हुआ है, उसे अब बनाना है। तो इसलिए चर्चा हम उसकी कर रहे हैं। चलिए प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आता हूं। शुक्रिया राजीव जी।
देखिए, समाज और राजनीति का एक विद्यार्थी होने के नाते जब हम शब्दों पर गौर करते हैं तो जाहिर तौर पर उन शब्दों की अर्थवत्ता और उनकी प्रासंगिकता समझ में आती है। आज अगर चौतरफा न्याय की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि इस देश में अन्याय का बोलबाला है, और वो अन्याय जिसका राहुल गांधी ने बार बार जिक्र किया, खड़गे साहब ने बार बार जिक्र किया। नौजवान सड़क पर है, बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन सरकार 90 लाख पदों को नहीं भर रही। दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और वो ओबीसी का समाज जो 50% से ज्यादा है, वो इसके लिए केवल मोहताज है कि उसकी आबादी पता चल जाए कि वो जनसंख्या में कितना है, उसकी आबादी कितनी है, और उस समाज को भागीदारी क्यों नहीं मिली। राहुल गांधी ने आज बेहद बौद्धिक भाषण में, लंबे भाषण में उन्होंने 2 क्रांतियों की भी बात की। उन्होंने कहा कि दुग्ध क्रांति हुई इस देश में, मतलब श्वेत क्रांति, हरित क्रांति हुई किसानों के जरिए। लेकिन बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर के कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने दुग्ध क्रांति को पैदा किया, उसमें सहायक की भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी। किसानों ने इस देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया, उसमें सहायक की भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी। फिर उन्होंने ये सवाल पूछा कि इन 10 साल में क्या हुआ। नौजवान के हाथ में वो अपना मोबाइल है और 7 घंटे वो उस पर बर्बाद करता है। राहुल गांधी ने जो नहीं कहा वो मैं कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी के दौर में भक्ति की क्रांति हुई है। एक ऐसा पूरा भक्त मंडल तैयार हुआ है कि चाहे वो बेरोजगार हो, महंगाई से तड़प रहा हो, भूखा हो, और उसके आत्मसम्मान को रोज छलनी किया जा रहा हो, लेकिन वो मोदी भक्ति में डूबा हुआ है। तो ये भक्ति की क्रांति हुई है इस देश में, और वही चला। मिला तो कुछ नहीं, वो झुंझुना मिला है बजाने के लिए। तो रात दिन आप, पहले एक दौर था जब राम धुन हुआ करती थी, आजकल मोदी धुन हो रही है। बस चारों तरफ राम मंदिर भी बन रहा है तो वो मोदी धुन के साथ बन रहा है, और वही बज रहा है इस देश में। तो राहुल गांधी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहुत बुनियादी सवाल देश को बनाने के, और वो नागपुर आरएसएस का गढ़ जरूर है क्योंकि आज सत्ता उनके पास है, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह बाबा साहब अंबेडकर की कर्म भूमि है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया। और संविधान ने क्या दिया? समता और न्याय का सिद्धांत का मूल्य, और सबको बराबर का हक, एक वोटिंग राइट सबको दिया। लोगों को आगे बढ़ने का सपना ही नहीं दिया, साधन भी दिए। लेकिन आज जब संविधान पर कैचियां चल रही हैं और लोकतंत्र को भीतर से छलनी किया जा रहा है, क्योंकि उसका एक हिस्सा, एक पाया ढह चुका है पूरी तरीके से, वो मीडिया खत्म हो गया है। तमाम संवैधानिक पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है, केवल और केवल वो आरएसएस के कैडर के आए हुए हैं, इनकी केवल एकमात्र योग्यता है। तो देश को भीतर से छलनी किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, और इधर मोदी धुन गाई जा रही है। ये 10 साल में मिला है इस देश को, नौजवानों को, किसानों को। महाराष्ट्र में है तो किसानों की याद आना तो लाजमी है। क्या हुआ, महीने लोग बैठे रहे, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, और मोदी जी ने उसके बाद क्या बोला? सिर्फ अभी तो पूरा इरादा है उनका, उन्होंने वो केवल मुलतवी किया है। अगर मोदी जी रहे तो ये देश की जमीन बिकेगी और आएंगे सड़क पर वो किसान भी। उसकी तरफ चिताया कि लोगों को नकदी चाहिए ताकि कम से कम अर्थव्यवस्था रन कर सके। यहां तो कितना कर्ज हो गया, इसकी सुध-बुध लोगों को नहीं है, लेकिन लोगों को मोदी धुन में केवल गुमराह किया जा रहा है। इसलिए नागपुर की आज की रैली आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। राजीव जी।
जी बिल्कुल। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर की रैली जो है वो मील का पत्थर साबित हो सकती है और यहीं से चुनावी बिगुल फूंक दिया आज कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इन तमाम आने वाली लड़ाई के लिए खुद का बोझ जो है अपने ऊपर ही ना लेकर तमाम अपना जो गठबंधन है उनके साथ बोझ ही नहीं, बोझ साझा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जीत भी साझा करेंगे। और यही प्रण, यही वादा यहां से दिखाई दे रहा था, जो कुछ यहां इस नागपुर की रैली से निकल के जो बातें आ रही थी। राहुल गांधी का भाषण, और एक तरफ नागपुर आरएसएस के गढ़ में, दूसरी तरफ पटना जहां से कुछ खबरें निकालने की कोशिश हो रही थी, और तीसरी बात जो लगातार चर्चा में है वो है ईवीएम। तो देखिए, कुछ खबरें इंडिया गठबंधन से, कुछ खबरें इंडिया गठबंधन के विरोध में, मोदी जी के विरोध में, या मोदी जी की तरफ से खबरें आती नहीं है, विरोध में तो बिल्कुल ही नहीं आती हैं। तो या तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगी या इंडिया गठबंधन के विरोध में आएंगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ईवीएम को लेकर लगातार आ रही है, उस पर हम चर्चा लगातार कर भी रहे हैं, आज भी करेंगे, इस एपिसोड में भी करेंगे चर्चा। आना चाहता हूं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भाषण को, और इन भाषणों के अलावा जो न्याय लगातार जिसका जिक्र हो रहा है, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, इन तीनों न्याय के तीनों रूप जो हैं हमारे देश के समाज के, इन तीनों रूपों को सामने लाकर अब एक नई यात्रा, और उस यात्रा के पथ पर बढ़ने से पहले आज भी एक बार गठबंधन को याद करना और न्याय को याद करना। क्या कमर कस चुकी है कांग्रेस पार्टी, ये मान लिया जाए? क्या कमर कस चुका है गठबंधन, ये मान लिया जाए? राजीव जी, हम 2024 के चुनाव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और एक घटना आती है कि जब हम छलांग बड़ी लगती है 2024 ये समीकरण क्या होंगे, और इस पे चर्चाएं शुरू हो जाती है। अब जो मैं देख रहा हूं आज के नागपुर की रैली के बाद भी, ये भी जैसा रविकांत जी ने कहा कि मील का पत्थर है, बिल्कुल मील का पत्थर है, और तमाम सारे इंडिया गठबंधन का बनना ही मील का पत्थर था। भारत जोड़ो यात्रा भी एक मील का पत्थर था। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जब शुरू होगी 15 तारीख से, वो भी मील का पत्थर होगा 14 से, लेकिन जो 2024 में जो शुरू होगी, जी 14 जनवरी, ये जो 14 जनवरी 14 जनवरी से जी। जी अब जो तस्वीर मैं देख रहा हूं राजीव जी, एक फुटबॉल का मैच है, और उसमें टीम दोनों आमने सामने हैं, और इंडिया गठबंधन ने मोदी जी की टीम 11 नहीं है, वो टीम 20 है, टीम 11 के खिलाफ, क्योंकि उसमें ईडी भी है, उसमें मीडिया भी है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें सीबीआई भी है, उसमें कॉर्पोरेट भी है, तमाम सब लोग हैं, ईवीएम भी है जिसका चर्चा आप कर रहे हैं जी। उस टीम को इंडिया गठबंधन ने अपने हाफ में रोक के रखा हुआ है। कैसे रोक के रखा हुआ मैं बता रहा हूं, और गोल करने के लिए उनको अपने हाफ से प्रतिद्वंदी टीम की हाफ में आना पड़ेगा, बॉल लेकर, गोल तभी पड़ेगा। तो कैसे रोका हुआ है मैं बताता हूं। दो बड़ी इश्यूज है यहाँ पे। एक, 10 साल मोदी साहब के लगभग हो गए जी, चंद महीने को छोड़ के। इस 10 साल में मोदी साहब ने बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी क्षेत्र में केंद्रित कर दिया। बीजेपी का वो विस्तार नहीं कर पाए। दक्षिण भारत में जो एक किला था वो भी ढह गया। तो एक ये बड़ा अचीवमेंट इंडिया गठबंधन का रहा कि बीजेपी को भौगोलिक उसका विस्तार नहीं होने दिया, और तेलंगाना के बाद तो बिल्कुल ही पूर्ण विराम लग गया उस पर। दूसरा, एनडीए गठबंधन का भी विस्तार नहीं हो पाया। दक्षिण की पार्टियों के साथ भी इनका कोई ऐसा टाई अप नहीं हो पाया, ऐसी पार्टियों से जिसका कि राज्यव्यापी फुटप्रिंट हो। छोटी पार्टियों से 2-4 सीट की पार्टियों से गठबंधन नहीं होता जी। अब दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राजीव जी, जो वो टीम अपने हाथ में मौजूद है मोदी साहब की, वो ये है कि राम मंदिर
हिंदू मुसलमान, ध्रुवीकरण से मुद्दे, 370 इस तक है। अब कोई तमाम विश्लेषक कहेंगे कि इसी में तो बीजेपी चुनाव जीतती है, बिल्कुल चुनाव जीतती है, लेकिन बीजेपी अपने सपोर्ट बैंक का, अपने यूनिवर्स का, अपने समर्थक आभा मंडल का विस्तार नहीं कर रही होती है। जी। मैं तब मानूंगा कि जब बीजेपी भी सामाजिक न्याय की बात पे आ जाए, जब मोदी जी किसी रैली से अनाउंस कर दें कि हम अभी आदेश कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना होगी, तब मैं मानूंगा कि हाँ, अब ये अपने राजनीतिक मुद्दों का विस्तार कर रहे हैं, अब ये हाफ लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, अब प्रतिद्वंदी टीम के डी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है। दूसरा कि जिस तरीके के मोदी साहब का शासन है और जिस तरीके का उनकी कार्यशैली है, कोई भी जिसको राजनीति की थोड़ी भी समझ होगी उससे पूछ ले आप तो बता देगा मोदी जी इलेक्शन कमीशन के साथ, हिंदू मुसलमान के साथ, ईडी सीबीआई के साथ, जी, मीडिया के साथ, व्हाट्सएप के साथ चुनाव में जाते हैं। एक टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट की का जवाब एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स हो सकती है। और वो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स क्या है? सामाजिक न्याय की मांग। डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है जातिवाद जनगणना की मांग। डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है इंडिया गठबंधन का बनना अपने आप में। जी। डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है भारत जोड़ो यात्रा भाग पार्ट 2 जब 14 तारीख से शुरू होगी। तो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस अपने भूगोल से और अपने मुद्दों के यूनिवर्स के इसमें विस्तार कर रहा है। बीजेपी भौगोलिक रूप से भी और मुद्दों के आधार पर भी अपने हाफ लाइन के आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये जो इंडिया गठबंधन का अचीवमेंट है और डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जब हम जैसे जैसे चुनाव के करीब आएंगे। तो जवाब डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है। और अभी तक राजीव जी, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी राजनीति में डिसरप्टिव गेम जिसने खेला है जीता वही है। मोदी जी भी 2014 में आए थे, डिसरप्टिव गेम करके ही आए थे, रुके हुए पानी में पत्थर मार दिया था। तो ये काम अब इंडिया गठबंधन कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं, ये तमाम बातें हम यहाँ इसका जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे श्रवण गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ चेंज हो गया है गर्ग साहब पिछले एक सप्ताह में। देखिए, उधर पार्लियामेंट से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सांसदों ने दिल्ली के जंतर मंतर और हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में इसका प्रोटेस्ट भी किया इंडिया गठबंधन की तरफ से। इस बीच आज 139वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है। उधर पटना से खबर आने लगी बिल्कुल धड़ाधड़ कि अब तो वहां जेडीयू में दो फाड़ होने जा रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर होने जा रहा है। उधर महाराष्ट्र से भी कुछ कुछ खबरें आई, इतनी सारी खबरें लगातार। और इस बीच ये भी कि दो सर्वे आ गए, एक सी वोटर का सर्वे और एक टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे आ गया। दोनों सर्वे में 400 के लगभग 350 के लगभग सीटें दे दी गई। मतलब हर तरह से 24 का जो है अगर देखा जाए तो इन सब के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका काम पहले तमाम हो चुका है, सर्वे भी आ गया, उसको रिजल्ट में तब्दील कर दीजिए। 350 सीटों के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार बना ली। 2024 को थोड़ा और पीछे ले आते हैं और साथ में राम मंदिर का उद्घाटन जल्दी होने को है और हमारे आपके लिए कोई काम अब बचा नहीं। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात जो हुई वो ये हुई कि राहुल गांधी की फिर से एक पदयात्रा शुरू हो रही है। वो पदयात्रा हाइब्रिड यात्रा है जिसमें बस भी है और पैदल भी है और इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा है। भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर, 14 राज्य और 355 जो इन 14 राज्यों से गुजरेगी यात्रा, 355 लोकसभा की सीटें आती हैं इसमें।
इस लिहाज से आज की जो रैली थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां न्याय की बात हो रही थी। और न्याय की बात करते करते कल राहुल गांधी जीरो विजिबिलिटी में कल हरियाणा के एक गांव छारा गांव पहुंच गए। वहां भी उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए न्याय मांगने का काम हमारा है, हम लोगों का काम है, आपका काम दंगल में यानी कि अखाड़े में रहना है। तो न्याय के इर्द गिर्द अब राजनीति को लाने की कोशिश दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन की, अब कहें तो, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस कहना ठीक नहीं होगा। और एक किस्सा भी आपने सुन लिया, शायद अनुमान लगा पा रहे होंगे कि कौन है वो। सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कौन एमपी साहब हैं जो राहुल गांधी को कह रहे थे। जरा इन तमाम घटनाक्रम को आपके सामने एक छोटे उसमें रख रहा था मैं कि इन घटनाक्रमों को अगर देखें तो फिर आगे की राजनीति, देश की सियासत, उसको किस दिशा में अब यहां से बढ़ते हुए, क्योंकि अब अगले 4 दिन और उसके बाद 2024, इंतजार नहीं, 2024 में प्रवेश, 24 का गणित क्या कुछ होगा, उस पर हम सबकी जो नजरें होंगी, निगाहें टिकी होंगी। आपका इस पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए राजीव जी, सारी ताकतें लग गई हैं अब इस सरकार को बचाने के लिए, और उसमें सी वोटर भी हैं और डी वोटर भी हैं। इसलिए अभी और इस तरह के कई एजेंसियां जुटने वाली हैं जो लोगों का एक माइंडसेट बनाएंगे कि देखिए क्या होने वाला है। लड़ाई जो है बहुत ही क्रूशियल फेज में प्रवेश कर गई है, और ये इसका जो स्लोगन है नागपुर की पूरी रैली का, जो कि बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ से लॉन्च हुआ था, इसी जगह से। और आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी ने अपनी सभा वहाँ आयोजित की थी तो सारी की सारी सीटें कांग्रेस को मिली थी विदर्भ की। सबसे बड़ी चीज ये कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके राहुल गांधी ने चुनौती दी है कि 2 विचारधाराएं देश में हैं, और उन्होंने बताया कि 2 विचारधाराएं क्या है। आरएसएस के पास हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की रैली वहां नागपुर में करके बताए। देखिए, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो करना चाहिए उनको, क्योंकि एक बड़ा प्रयोग है इंडिया गठबंधन का। पर एक चीज मानकर चलना चाहिए कि ये लड़ाई पूरी कांग्रेस को लड़ना है, और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर लड़ना है। इंडिया गठबंधन अगर साथ आता है, नहीं आता है, कितने लोग आते हैं। अब बिहार में एक नया विवाद छिड़ गया ललन जी को लेकर कि वो जेडीयू छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर अभी तक चल रहा था कि वो नाराज हैं इंडिया गठबंधन से। ये चीजें चलेंगी, ये डिस्ट्रैक्शन है, और कांग्रेस का रास्ता भटकाने की पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस को एंगेज कर दिया जाए इन तमाम विवादों में। आप मुझे बताइए, या कोई भी विद्वान बता दे मुझे, कि अगर तेलंगाना आंध्र से लगाकर केरल तक की 150 सीटें अगर निकाल दें नक्शे में से, तो अगर 400 सीटें बचती है, 400 से कम सीटें बचती हैं पार्लियामेंट की, तो क्या बीजेपी को सारी सीटें मिलने वाली हैं? और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलेगी क्या? एक भ्रम फैलाने की कोशिश चल रही है, और आपने देखा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने किस तरह से तेलंगाना और कर्नाटक में
पूरी चीजें बदल दी और कैसे हिमाचल में चीजें बदल दी। जी। जो चल रहा है वो इस बात का संकेत है कि जो हुकूमत है वो डर गई है बुरी तरह। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले गए, मंत्रियों को चुनाव लड़वाए गए, सांसदों को चुनाव लड़वाए गए विधानसभा के, और अब ये हो रहा है कि सारे राज्यसभा सांसदों को लोकसभा के चुनाव लड़वाए जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि ये लड़ाई अब बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है और मीडिया इस समय पूरी तरह इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के और राहुल के खिलाफ है। अधिकतर मीडिया खिलाफ है। मतलब मैं जो यूट्यूबर वाले मीडिया की भी बात करूं तो वो लोग भी एक संतुलन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये देश के लिए बहुत चुनौती का समय है और इस बार अगर कुछ नहीं कर पाए तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये राहुल गांधी के कंधों पर 355 सीटें किसको कहते हैं? आप बताइए कि आज की तारीख में 355 सीटें लोकसभा की है, उसमें कांग्रेस कहां है? नहीं है। तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जिन रास्तों से गुजरेंगे उसमें इंडिया गठबंधन के दलों को, घटकों को फायदा होने वाला है जी। कांग्रेस को नहीं होने वाला। कांग्रेस को क्या फायदा होगा? बंगाल में आएंगे तो ममता बनर्जी को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, बिहार में आएंगे तो आरजेडी और जेडीयू को फायदा होगा, महाराष्ट्र में आएंगे तो शिवसेना को और एनसीपी को फायदा होगा। तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं कि आपके लिए फायदा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लिए फायदा कर रहे हैं जी। और वो जानते हैं कि ये, आप देखिए कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें प्रियंका गांधी को भी जोड़ दिया है, उनका नाम भी जोड़ दिया जी। एक नए किस्म का पोलराइजेशन बीजेपी खड़ा कर रही है। आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी से कहा जाता है कि आप मत आइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी उम्र हो गई, और विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? जो आर्किटेक्ट है मंदिर के, बाबरी के विध्वंस के, रथ यात्रा के जो वाहक हैं, उनको तो आप मना करते हैं और जो आपके विरोध में हैं उनको बुलाते हैं। आप इसलिए बुलाते हैं कि वो अगर नहीं आए तो आप देश के सामने ये बता सकें कि ये राम के विरोधी हैं, आप ये साबित कर सकें। ये जो लड़ाई है राजीव जी, ये थोड़ी सी गंभीर किस्म की हो गई है। ये राहुल गांधी जिस न्याय की बात कर रहे हैं उसमें कई चीजें शामिल हैं, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि देश को कैसे बचाना है। मतलब उसमें जो उनकी बुनियादी थीम है, जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली, मतलब मूल मुद्दा तो वही है। आपने एक यात्रा के तौर पर नाम अलग दे दिया हो, और ये जो हिंदी का पूरा क्षेत्र है, ये तो नफरत का बाजार के बाजार में हम देखा कि किस तरह से 3 राज्यों में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आवाज निकली है वहां से,
नागपुर से, वो शुरुआत हो गई है कि कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। और देखना ये है कि जो एनडीए है उसका जवाब कैसे देता है। एनडीए तो कुछ है नहीं, एनडीए में बीजेपी ही है और तो कोई दल है नहीं। वो जो भी है सबसे बड़ा दल तो वो शिवसेना से जो टूट कर आया वही है, और कोई दल भी नहीं है, कोई नया दल भी नहीं आया एनडीए में। जो एआईडीएमके था उसने भी वहां से पल्ला झाड़ लिया था जी। और आपने देखा कि एनडीए का एक जो दल था जो मिजोरम में था, उसका तो पूरा सफाया हो गया, मिजोरम में सत्ता से बाहर हो गया जी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण फेज है लड़ाई का, और बहुत सोच समझ के एक खास दिन कांग्रेस की स्थापना के 139वीं स्थापना के दिन पर नागपुर में, जहां पूरे के पूरे विदर्भ में, मराठवाड़ा में एक आंदोलन चला हुआ है गरीबों को न्याय का, मराठा समाज को न्याय का, रिजर्वेशन का, वहाँ इस आंदोलन को खड़ा करने के पीछे देखिए आज़ादी की लड़ाई भी महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। बम्बई के आज़ाद मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जी। तो ये जो न्याय की जो लड़ाई है, अम्बेडकर के ने जहाँ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, जहाँ से उन्होंने हिंदू धर्म के कट्टरवाद को चुनौती दी थी, और आरएसएस के मुख्यालय वाले शहर से दी थी, वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आप मानकर चलिए कि इनको 400 सीटें नहीं मिलेंगी, मिल भी नहीं सकती, मैथमेटिकली नहीं मिल सकती, लॉजिकली नहीं मिल सकती। इसलिए ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस भ्रम को अगर हम लॉजिकली तोड़ दें, बताएं लोगों को कि ये 400 सीटें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह की 10% वोट शेयर बढ़ जाएगा हमारा। उनसे पूछे कि कहाँ बढ़ेगा। आप जहाँ सेचुरेशन पॉइंट पर हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में सेचुरेशन पॉइंट पर है, गुजरात में, तो आप कहाँ बढ़ाएंगे आप 10%? ये तो बताएं आपकी 10% कहाँ बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स जो हैं जहां पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, फिर उधर बिहार में भी जेडीयू के साथ में इनका गठबंधन था और मैक्सिमम 39 सीट्स जेडीयू और एलजेपी के साथ में 40 में से 39 सीटें थी। अब क्या इस बार 39 सीटें आ रही हैं? वहां क्या और 10% बढ़ने वाली हैं कि कितना गिरने वाली है, ये देखना होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में क्या होगा, ये सब देखना होगा। इसी तरह आप देखें तो महाराष्ट्र में भी और उधर कर्नाटक में भी इनके पास 28, कर्नाटक में 28 में से 24 सीटें थी। तो क्या सीटें बढ़ रही हैं या गिर रही हैं? ये बहुत दिलचस्प है जो बात आप यहां रख रहे थे। और किस दम पे कहा जा रहा है कि इतनी सीटें बढ़ सकती हैं, 10% सीटें बढ़ सकती हैं? कहां बढ़ेंगी? 355 सीटों पर ये न्याय यात्रा निकल रही है जो 355 सीटों को प्रभावित करेंगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे, जिसमें चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ऐसे तमाम राज्य जहां इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनका, उत्तर प्रदेश है, उनका वहां पर ज्यादा जोर रहेगा आने वाले समय में। तो कांग्रेस इन तमाम अपने गठबंधन की जो पार्टियां हैं, दल हैं, उसको भी मजबूत करने की कोशिश इन राज्यों से करेगी। अभी आप देख ही रहे थे, जरा उसको फिर से ले आइए स्क्रीन पर कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। वो एक हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्शन टीम ने दिखाया भी था। ये देखिए, भारत न्याय यात्रा जो निकल रही है मणिपुर से लेकर मणिपुर, नागालैंड और सब, और दूसरी तरफ हमने लिखा है कि कहां कितनी सीटें हैं। ये टोटल सीट आप जोड़ेंगे तो 355 सीटें आती हैं, जिसमें मणिपुर की 2 सीट, नागालैंड की 1 सीट, ऐसे लेकर और सीधे महाराष्ट्र तक 48 सीटें। लेकिन मायने ये नहीं रखता कि कहां कितनी सीटें, मायने ये रखता है कि इससे
पूरे देश में एक हलचल होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हलचल होगी। ये देखिए, ये जो है अलग अलग कहाँ से गुजरेगी ये यात्रा, ये हमने ग्राफिकली आपके सामने रखा है। ये देखिए कैसे कैसे चल रही है ये यात्रा, आप देख लीजिए। मणिपुर से निकलकर सीधा कहाँ से गुजरेगी ये यात्रा, न्याय यात्रा, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू यहां आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे कैसे ये यात्रा जाएगी। लेकिन बात यात्रा तक ही नहीं है, बात उससे आगे की है और जिसकी चर्चा यहां करना लाजमी है, जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां हो रही हैं। आना चाहता हूं एक बार पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, फिर संजय जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में, इस बार छत्तीसगढ़ में भी यात्रा जाएगी, लेकिन यहां बात यात्रा की नहीं, बात उसकी भी नहीं है। 400 सीटें आने की बात जहां की जाती है तो फिर लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये जो कुछ तो गड़बड़ है उसमें ईवीएम की चर्चा खूब हो रही है और एक ईवीएम का डेमो चल रहा है, वीवीपैट का डेमो चल रहा है। कल से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जबरदस्त चल रहा है। उस डेमो में, डेमोस्ट्रेशन में यह बताया गया है कि कैसे आपको पर्ची दिखाई जाती है कि आपने अगर बनाना छाप पे वोट डाला है, एक वोट भी बनाना पे, दूसरे भी बनाना पे, वोटर देख भी लेता है कि बनाना है, लेकिन वहां बनाना नहीं है, वहां एप्पल है अंदर जब पर्ची निकलती है। तो यह जो खेल है, इस खेल को आखिर कैसे एक्सपोज करे विपक्ष? क्या क्योंकि आप जहां हैं वहां से नागपुर ज्यादा दूर नहीं है दीपक जी, इसलिए भी आपसे ये सवाल है कैसे एक्सपोज करे और क्या कुछ चल रहा है अंदर, खाने जरा बता दीजिए। जी नहीं, देखिए ईवीएम जो है एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर हम 2013 से शुरू करें और 2023 अब चल रहा है, खत्म होने जा रहा है, इस 10 वर्ष की यात्रा की शुरुआत वहां से हुई थी जिस समय मोदी जी को उम्मीदवार बना दिया गया था, घोषित हो गए थे कि वो अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा रहेंगे। उनका जो पहला नारा था वो था कांग्रेस मुक्त भारत करना है, हमें कांग्रेस को पूरी तरीके से समाप्त करना है। वहां से वो यात्रा शुरू हुई थी। उसके रास्ते में पहले उन्होंने कई तरह के, जितने तरह के हम उपाय देखे, पहले उनके छवि का निर्माण किया गया, फिर कांग्रेस के नेताओं की छवि को गिराया गया, उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, वो बड़े जोर शोर से चलने लगी। तो यह तमाम ईवीएम है, निर्वाचन आयोग है, सीबीआई है, सीआईडी है, आईबी है, ये सारी जो एजेंसियों का खेल है। उसके बाद 2014 से 2019 तक का जो था मामला, उस समय तो कांग्रेस भी थोड़ी सी दब गई थी और ऐसा लेकिन लग रहा था कि शायद 2019 के बाद फिर से रिवाइव कर सकती है, क्योंकि उसके पहले जो है कुछ राज्यों में सफलता मिलनी शुरू हो गई थी कांग्रेस को, खासकर इन 3 राज्यों में तो था ही, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कुछ और राज्य भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर 2019 में आ गया था पुलवामा के कारण स्थिति बदली और उस स्थिति के बदलने के बाद अब आप देखिए कि जिस मोदी ने कल्पना की थी कि भारत जो है उसको कांग्रेस मुक्त किया जाएगा, उसका प्रमाण आज नागपुर के रैली में दिख गया है कि आप कांग्रेस को कितना मुक्त कर सके हैं। इसलिए कांग्रेस मुक्त के विरोध में कांग्रेस ने बता दिया कि इस मतलब ये बड़ा कठिन काल था, पूरा का पूरा 10 साल है कांग्रेस के लिए बहुत कठिन काल था। ये ऐसा कठिन काल था कि जिसमें छोटी मोटी तो सारी पार्टियां समाप्त हो गई एक तरफ से, या तो उन्हें जाना पड़ गया किसी भारतीय जनता पार्टी की शरण में, नहीं तो अब कहीं जाके उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस की ही शरण में आना पड़ रहा है। अब ईवीएम जो है बार बार कहा जा रहा है, इसमें प्रशांत भूषण जी का भी एक इसमें ट्वीट है, इसमें बहुत सारे लोग इस समय बता रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम जो है उसको हैक किया जा सकता है। उसके बाद सैम पित्रोदा ने इसके ऊपर कुछ खुलासे किए हैं। तो ईवीएम तो मामला है ही, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो जोर दिख रहा है यहाँ पर, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ईवीएम हो चाहे ना हो, या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि हमको इसी सिस्टम के साथ ही लड़ना है और उसी के अंदर से हमको अपनी जीत दर्ज करानी है। देखिए आज जो है वहां पर इस रैली में अकेली कांग्रेस थी, वहां पर गठबंधन का कोई सहयोगी दल तो था ही नहीं स्वाभाविक रूप से, लेकिन गठबंधन की उपस्थिति को राहुल गांधी ने बार बार एक तरह से जो है बतलाया, गठबंधन का उन्होंने बार बार नाम भी लिया और कांग्रेस को कम करके उन्होंने गठबंधन की भी बात की कि गठबंधन के साथ हम जीतेंगे। तो ईवीएम का जो खेल हो रहा है वो खेल मुझे ऐसा लगता है कि अब ईवीएम का खेल वैसा ही और जोर पकड़ेगा जिस प्रकार से अब ईडी जो है उसने भी अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है, कार्रवाई को बढ़ा दिया है और प्रियंका गांधी भी अब उनके रडार पर आ गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला 2-3 महीना जो है ये बताने जा रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि कांग्रेस जो है मरी नहीं है, कांग्रेस अच्छी खासी जिंदा है, बहुत जमकर उसका आज का जो है उसका शक्ति प्रदर्शन है बड़ा विशाल था और इसके बाद जो है उस जीत के प्रति आश्वस्त भी है।
ये जीत के प्रति जो आश्वस्त है वो लोगों में इस बात को मैसेज करेगा कि आप बहुत ज्यादा ईवीएम की चिंता मत कीजिए, बहुत सारे जो सर्वे आ रहे हैं उसकी चिंता मत कीजिए, बहुत सारा नैरेटिव जो बताया जा रहा है कि इतने सीटें बीजेपी की आएंगी, पहले से बढ़ के आएंगी, 400 के पार होगा वगैरह वगैरह, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और हमें पता है कि एक तरह से लोगों के दिमाग को बदलने की या माइंड गेम जो है भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा खेलती है मतदाताओं के साथ, वही कर रही है। लेकिन इस रैली को देखकर, नागपुर की रैली को देखकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से सशंकित होगी। अब उसमें दो ही चीज है, या तो वो और कहीं अपने उन तमाम चीजों को सक्रिय करेगी, चाहे उसकी जांच एजेंसियां हो, चाहे फिर वो ईएम को फिर से चेक करेगी कि ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारे लिए ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव में धोखा दे जाए और वाकई जो है कांग्रेस को वोट जो जा रहा है वो वाकई कांग्रेस को चला जाए, तो उसको सारा चेक किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है उसका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट वो सब देखेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि शक्ति प्रदर्शन के लिए एक तरफ से कांग्रेस जो है उसने बता दिया है कि हम न केवल जिंदा हैं बल्कि देश की जिम्मेदारी को फिर से एक बार उठाने के लिए तैयार है। इस समय वो नई भूमिका में ऐसे है कि पूरे गठबंधन को भी उसको लेके जाना है और उसको जीत भी 2024 की दर्ज करानी है, वरना वो जानती है कि उसके ऊपर जो है और बड़ी मुश्किल आएगी। और साथ साथ जो छोटे छोटे बहुत सारे जो गठबंधन के जो सहयोगी हैं, जो संघवाद की जो अवधारणा है हमारे संविधान की दी हुई, उसी को जीवित रखे हैं, उसका भी सफाया हो जाएगा। कांग्रेस बड़ी चुनौती के लिए तैयार दिख रही है, जिसमें ईवीएम भी एक हिस्सा है। राजू जी बिल्कुल, ईवीएम एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी बात न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हम देख रहे हैं कि तमाम जो दूसरे दल भी और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता भी और नॉर्मल जो लोग हैं टेक्नोक्रेट्स भी, ये तमाम चाहे एडवोकेट्स, ये लोग भी आगे आ रहे हैं। आज तो एक कोई बाबा साहब हैं, कोई साधु महात्मा हैं, वो भी ईवीएम को लेकर कुछ बातें कह रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे देख रहा था मैं। तो अलग अलग ढंग से इस बात को सामने रखने की ज़रूरत है और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और एक दबाव बनाने की ज़रूरत ईसीआई पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है। और इस काम में न सिर्फ एक पार्टी, एक दल या एक गठबंधन को आगे आने, बल्कि देश की जो वोटर्स हैं, हमारा आपका हक है, हम लोगों को आगे आना होगा। ये सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है आज की तारीख में। और दूसरी लड़ाई तो न्याय की लड़ाई, उधर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या गठबंधन लड़ने के लिए अब मैदान में है ही, तैयार हैं तैयार। हम लिख भी रहे हैं वो आज की जो रैली का जो उनका थीम था, हैं तैयार हम। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास और आपसे जरा समझूं, ईवीएम ही नहीं बल्कि बहुत ऐसे मसले हैं जिस पर अब आने वाले समय में हम चर्चा देखेंगे। एक मीडिया भी बहुत बड़ा मामला है, इसको भले धीरे धीरे, और चूंकि मीडिया आपके पास ये सब्जेक्ट इसलिए लेके आ रहा हूं, आप समीक्षा करते हैं रोज अखबारों की, इस हिसाब से भी एक देखिए कि तमाम विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं अब अपने भाषणों में उसका एक अंश, एक हिस्सा मीडिया पर रखते हैं। अब देखिए पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से या 19 तारीख से जब से बैठक हुई है, लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों नाराज होकर दिल्ली से चले गए, ये बात रही। उसके बाद इसका भंडाफोड़ हो गया, दोनों ने अपने अपने बयान दे दिए। तो फिर नीतीश कुमार जो हैं वो अलग थलग हो जाएंगे, पहले पलटी मारेंगे, वो एनडीए में जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति या क्या उप प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं खबरें चली। अभी आपके पास ये आने से पहले और जब दीपक पाचपोर जी कर रहे थे तो कुछ एक वेबसाइट्स को खंगाल रहा था, तो अभी जो खबरें चल रही हैं, नहीं पलटेंगे नीतीश कुमार, एक्सक्लामेटरी, नहीं पलटेंगे नीतीश कुमार। कल ये एक्सक्लामेटरी जो है, क्वेश्चन मार्क जो है, वो खत्म हो जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि हां हम गलत थे। तो मीडिया के इस रूप का भी एक्सपोज करने की जरूरत है, जिसके बारे में श्रवण गर्ग साहब भी कह रहे थे। इसकी जरूरत भी है ईवीएम के साथ साथ। और यहीं से अगर ये एक्सपोज होता है तो वो फिर सी वोटर और एटीजी जैसे जो सर्वे एजेंसियां हैं वो भी एक्सपोज होंगी, इसलिए भी जरूरत है। संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो लगातार कर रहा हूं और मुझे लगा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसको किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने बिना ये चिंता किए कि मेरे लिखे को कौन पढ़ता है या मेरा परिश्रम बेकार जा रहा है कि उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, मैं लगातार लिख रहा हूँ और काफी नियमित लिखता हूँ। मतलब मैं सब काम छोड़ करके पहले ये लिखता हूँ और उसके बाद ही अपना कोई दूसरा काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर ये एडजस्ट हो सके तो इसको जरूर लिखा जाए। तो आज भी मैंने वो नीतीश कुमार वाला जो मामला है, मैंने मेरे हिसाब से तो ये है कि इंडिया गठबंधन की कड़ी में सबसे कमजोर नीतीश कुमार है।
और नीतीश कुमार ने ही सबसे ज्यादा इधर उधर किया है। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार की तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, वो तो एड ऑन है, अगर आ गए तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, वो वाला मामला है। फिर भी नीतीश कुमार को इतना जोर, इतना महत्व इसीलिए दिया जा रहा है कि वो शायद इधर उधर हो जाए तो इनकी अटकलों से कुछ मामला गर्म हो सके और उसमें कुछ दम दिखाया जा सके। नहीं तो जो स्थिति है उसमें मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जिस ढंग से दल बदल करते रहे, उसमें इलेक्शन के बाद भी उधर चले जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। तो इसलिए मैं तो उन पर डिपेंड ही नहीं करता, उन पर करना भी नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन भी नहीं कर रहा होगा जो उनका पुराना रिकॉर्ड है, तो वो है। उसमें अगर ये कह रहे हैं कि वो आज गए नहीं गए, टूट फूट ये वो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो हो भी जाए तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट पे उससे कुछ फर्क पड़ेगा। रिजल्ट ऐसा आने वाला है। और दूसरे ये कि मुझे लगता है जिस ढंग से बीजेपी अभी तक काम कर रही है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें मुझे लगता है कि ये लोग किसी ढंग से चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का अपना चेहरा घोषित कर दे। जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि कोई वो नहीं है, और इस सबसे मिला जुला करके ये लोग एक चेहरा चाहते हैं कि घोषित कर दिया जाए, और अंतिम समय में मतदान के बिल्कुल पहले जब सुधारा नहीं जा सकेगा तब उस पर कोई आरोप ऐसा लगा दिया जाएगा कि उस पर वोटिंग पे काफी असर पड़ेगा और शायद वो एक उनकी रणनीति हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो काम उस डायरेक्शन में चल रहा है और प्लान्ड हो सकता है मीडिया की मिलीभगत से, वो अपनी जगह है। लेकिन मीडिया जो काम कर रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज ये यात्रा की खबर कितनी महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश का सबसे बड़ा 50% को तो अभी वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और उसने अगर राहुल गांधी ने दोबारा इतनी लंबी यात्रा की तैयारी की है और कल की घोषणा की है, और पहले वाली जो यात्रा थी उसका जो असर हुआ था, उस सब के लाइट में ये खबर पहले पेज पे तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन आज बहुत सारे अखबारों में नहीं है वो अपनी जगह। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर बीजेपी का रिएक्शन उस खबर के साथ है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है और उस पर बीजेपी का रिएक्शन है। बीजेपी का रिएक्शन ये है कि विपक्ष अपनी विभाजक डिविसिव ये रणनीति से न्याय नहीं दे पाएगा। अगर मान भी लिया जाए कि विपक्ष नहीं दे पाएगा न्याय, तो बीजेपी ने न्याय का क्या बाजा बजाया है वो कौन नहीं देख रहा है। जैसा मैंने कल कहा कि मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी से बाहर कर दिया गया जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो न्याय का जो 10 साल में बीजेपी ने बाजा बजाया है, उसके मुकाबले अगर राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं तो वो कितना सक्सेसफुल होगा ये तो बहुत बात की बात है। वो कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और इस समय उसी की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का रिएक्शन ये है कि विपक्ष इस पे कामयाब नहीं होगा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको विस्तार से छापा है। इसी तरह से एक अखबार में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बार बार लेना ठीक नहीं होगा, वैसे मैंने लिखा ही है, एक अखबार में ये खबर नहीं है, तो मैंने देखना चाहा कि यहाँ कौन कौन सी ऐसी खबर है जिससे वो खबर महत्वपूर्ण है। कि माने राहुल गांधी की यात्रा की खबर नहीं छापी गई है, तो यहाँ पहले पेज पे उससे महत्वपूर्ण खबरें होनी चाहिए। तो वो अगर बीजेपी के समर्थन में भी महत्वपूर्ण है तो क्या क्या है। तो मैंने एक एक खबर को पढ़ा, हेडिंग पढ़ा, इंट्रो देखा, सब देखा, तो उसमें मुझे एक खबर ये भी मिली कि गुना में सड़क दुर्घटना में टैंकर में टक्कर होने से 13 लोग मर गए। तो मुझे लगता है कि गुना की खबर दिल्ली के अखबार में 13 लोग मरे तब भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि राहुल गांधी की यात्रा की खबर को पहले पेज पे नहीं लिया जाए। तो अखबार इस ढंग से काम कर रहे हैं, और जाहिर है मंदिर की खबर तो रोज हो रही है, भजन कीर्तन तो रोज अखबार में हो रहा है, वो तो अपनी जगह है। तो मैंने लिखा, ये रवीश कुमार का एक ट्वीट था, उसमें मैंने लिखा कि घर में इन हिंदी के 2 अखबारों को आने ही नहीं देना चाहिए, वरना बच्चे हिंदी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, वो हिंदी में ही घिरे रह जाएंगे। तो ये हालत है हिंदी के अखबारों का, और सिर्फ हिंदी का नहीं, अंग्रेजी में भी वैसे ही है। आजकल ये कश्मीर में जो हुआ था कि पुंछ में इन लोगों ने 3 जो हमला हुआ था उसकी जांच के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें 3 मर गए, 5 को इतना मारा कि वो अस्पताल में। तो इस पे काफी हंगामा है, ये अखबारों में दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिख रहा है, मतलब वैसा नहीं है जैसा होना जितनी बड़ी बात। ये तो वही है ना संजय जी, ये तो वही है कि अगर अखबार हो या टेलीविज़न सब एक ढर्रे पे एक हिसाब से चल रहे हों तो इसमें सिर फोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये हम पत्थर पे सिर फोड़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अखबार तो हम भी निकालते हैं, अपने हिसाब से निकालते हैं।
अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो बात वही है, यहाँ वो सिर फोड़ने से मतलब नहीं, मतलब ये है कि इनको एक्सपोज करना। हमारा मकसद है इस कार्यक्रम में एक्सपोज करना कि आप पिछले एक सप्ताह से जो आप राम धुन बजा रहे हैं, अयोध्या में नहीं बल्कि वो वहाँ नीतीश धुन बजा रहे हैं आप पटना में बैठ करके, कि ये अलग हो रहे हैं, ये कभी भी छोड़ देंगे, ये पलटीबाज हैं, पलटी मार लेंगे, ये जो चल रहा है ना, ये एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। जो श्रवणगढ़ साहब कह रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। किसने क्या लिखा छोड़ दीजिए, उनकी चर्चा करके हम और उसी गड्ढे में जा रहे हैं, उसी कीचड़ में अपना पैर भी धंसा रहे हैं। छोड़ दीजिए, मरने दीजिए उनको अपने कर्मों से। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश की जनता उनके कर्मों से ना मरे, प्रभावित ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रोल तो हमारा आपका बनता ही है, इसलिए भी कह रहा था मैं, ये इंपॉर्टेंट है। आऊंगा आपके पास, एक बार फिर से आऊंगा। इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। सुमन जी, आपका स्वागत करता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो यात्रा आ रही है, उसमें आपका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपसे समझूंगा। क्योंकि जब ये यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचेगी, 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और कितना प्रभावी हो सकती है ये यात्रा टीएमसी के लिए या इस गठबंधन के लिए। अब तीनों साथ साथ हैं, इसलिए गठबंधन की बात करूंगा और वो भी हम समझेंगे। लेकिन आपसे पहले जरा अमलेंदु उपाध्याय जी का एक कमेंट लेना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, अलग अलग मसलों पे चर्चा हम कर रहे हैं, न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के आज भाषण की बात कर रहे हैं, हम बात नीतीश कुमार की भी कर रहे हैं, ईवीएम की बात भी कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के दावों की बात हम कर रहे हैं कि अब की बार 400 के पार जो नारा दे रहे हैं उसकी बात भी कर रहे हैं। और इस चर्चा में इन तमाम मसलों को एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दक्षिण भारत में आपके हिस्से कुछ आ नहीं रहा, तो बचा हुआ जो उत्तर भारत है उसमें कितनी सीटें हैं जहां 10% और बढ़ जाने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ जिसकी चर्चा छेड़ी थी गर्ग साहब ने, उस पर भी बात ज़रूरी है। क्या कुछ देखते हैं आप अमलेंदु जी? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी असल में एक तो उत्तर की तरफ सिमट गई है, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बाकायदा जो है वो अभियान चला रहे हैं उत्तर वर्सेस दक्षिण। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो अब मतलब ये मान चुके हैं कि दक्षिण में अब उनका कुछ नहीं बचा है और उन्होंने उत्तर वर्सेस दक्षिण चलाना शुरू कर दिया। एक चीज तो राजीव जी बिल्कुल साफ है। अब दूसरा ये है कि जो उत्तर में बचा है तो उसमें कितना वो बचे हैं और कितना वो अपना बचा सकते हैं। अब सारी लड़ाई उनकी जो है ये है कि जो उनके पास है उसको किस तरीके से बचाया जाए। उनको जो जबरदस्त राजीव जी नुकसान होने जा रहे हैं वो बिहार में होने जा रहा है, जबरदस्त नुकसान उनको महाराष्ट्र में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। बल्कि ये 3 तो ऐसे बड़े राज्य हैं जिनमें जबरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। वो परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है जो 2019 में इन राज्यों में थी, और वो परिस्थितियां अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नहीं है जो 2019 में थी, और वो परिस्थितियां कर्नाटक में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं बढ़ने के लिए जगह नहीं बढ़ सकती है, तो सिर्फ वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर सकती है अगर बढ़ेगी, बढ़ना चाहेगी तो। मतलब कोई रास्ता नहीं है। आप ऊपर पहाड़ पे भी नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि चीन का बॉर्डर लग जाता है पहाड़ पे, आप ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है, या तो आप चीन में चले जाइए या बंगाल की खाड़ी में चले जाइए अगर आप अपना विस्तार करना चाहते हैं। तो विस्तार के लिए जगह नहीं राजीव, जो है उसे बचाने की उनकी जंग है सारी। जो भी वो कर रहे हैं, जो उनके पास है उसको किस तरीके से बचा के रखा जाए, इसको कर रहे हैं। अब जो राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा अजीब जी शुरू हुई है, ठीक है कि राहुल गांधी का या कांग्रेस का इसमें स्टेक नहीं है, जिन 355 सीटों से निकल कर जा रही है वहां नहीं है, लेकिन जहां से ये यात्रा निकलेगी वहां नुकसान किसको पहुंचेगा? जाहिर सी बात है कि वहां इंडिया गठबंधन के दलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको फायदा होगा। नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, जो भी नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो और ज्यादा घबरा रही है वो इसलिए घबरा रही है कि राहुल गांधी तो जो है वो राम मंदिर, अभी तो ये था कि मोदी जी वो रामलला को लेकर के आए हैं और मंदिर उन्होंने बनवाया है, मतलब रामलला से भी बड़े देवता मोदी जी हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये प्रोजेक्ट कर रही थी, मगर ये आदमी तो जो है पहले चला था 3600 किलोमीटर, अब चल रहा है 6200 किलोमीटर। तो ये जिस तरीके से जमीन पर निकलेगा, लोगों से संवाद करेगा, तो ये संवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत वाली चीज होगी। और आज राहुल गांधी ने राजीव जी जिस तरीके से नागपुर से सीधा वैचारिक हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन आरएसएस के ऊपर, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाने के लिए बहुत है। राहुल गांधी ने जो बातें कही है उसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? जो राहुल गांधी ने आरोप सब लगाए हैं या जो बातें कही है खुल के कहा कि हमारी वैचारिक लड़ाई है। तो जो वैचारिक लड़ाई है, उस वैचारिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कहाँ टिकती है? सवाल ये है, या तो भारतीय जनता पार्टी जो उसकी विचारधारा है उससे समझौता करे कोई
तब जाकर के राहुल गांधी से लड़े। और अगर राहुल गांधी जो रहे हैं उसकी विचारधारा के ऊपर, अगर वो राहुल गांधी से हम लोग को लेकर के निपटना चाहती है तो उसके पास रास्ते क्या बचते हैं? कुल मिला के राजीव जी मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो सीमित जो है वो रास्ते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के सामने पूरा मैदान खुला हुआ पड़ा है। इंडिया जो है वो आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। कुल मिलाकर के मुझको राजीव जी यही लगता है। विचारधारा की आप बात कर रहे थे, जरा राहुल गांधी ने विचारधारा का जो जिक्र किया इस भाषण में उसको सुन लेते हैं। राहुल गांधी विचारधारा को लेकर जो बात, अपनी पार्टी की विचारधारा, इस देश में जो कुछ चल रहा है उसके इर्द गिर्द, जरा एक बार इस छोटे से उनका जो छोटा सा भाषण का अंश है उसको सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सीधे सुमन भट्टाचार्य जी के पास आएंगे, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं विचारधारा पर। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां। और बिल्कुल लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है और ये इस लड़ाई में कौन आगे निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त चर्चा हम इन्हीं तमाम मसलों की कर रहे हैं और हमारे साथ उधर सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं सुमन भट्टाचार्य। सुमन जी, आपसे समझना चाहता हूं, दो विचारधाराओं की लड़ाई, लेकिन सबसे बड़ी बात की एक यात्रा निकल रही है और इस बार वो जो नॉर्थ ईस्ट से निकल के, मणिपुर से चल के वो पश्चिम बंगाल भी आ रही है, पश्चिम बंगाल से वो बिहार भी जा रही है। कितना इसका असर पड़ते हुए आप देखते हैं? पश्चिम बंगाल अगर इधर एरिया में देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में सबसे ज्यादा सीटों वाला स्टेट है और वहां पर ममता बनर्जी के साथ में एक गठबंधन, और उस गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका ममता बनर्जी ने ये भी निभाई है। ये देखिए, हम ग्राफिकली बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ममता बनर्जी ने ये भी निभाई कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित भी कर दिया था। हालांकि खड़गे साहब या इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने इसको तत्काल खारिज कर दिया। आने वाले समय में इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू कि जो यात्रा के इस मैप को आप देख रहे हैं और इसमें पश्चिम बंगाल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, मेरा बात सुनाई दे रहा है ना? जी, आराम से, बिल्कुल। अच्छा, देखिए राजीव जी, ये यात्रा तो बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए, क्योंकि ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट से जब घुसेगा तो हमारे स्टेट की जो नॉर्दर्न पार्ट है, जिसको हम लोग नॉर्थ बंगाल कहते हैं, उससे गुजरेगा। तो नॉर्थ बंगाल में 8 सीट है, जहां पे बीजेपी पिछले इलेक्शन में 7 सीट जीता था। तो नॉर्थ बंगाल के लिए यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स इन दिस यात्रा। प्रॉब्लम्स ये है कि बंगाल में कांग्रेस के साथ तृणमूल का गठबंधन होगा या लेफ्ट का गठबंधन होगा, ये अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और तृणमूल बंगाल में बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं और ये अभी तक तैयार नहीं है जो कांग्रेस या राहुल गांधी किसके साथ फाइनली गठबंधन करेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आप पूछना चाहते हैं, हाउ इट विल इंपैक्ट द स्टेट पॉलिटिक्स, मैं दो बात कहना चाहता हूं और एक सिंबॉलिज्म के तरीके से कहना चाहता हूं। पहले देखिए, बंगाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि पिछला 15 साल से 2009 से जो सीट बीजेपी के पास है वो है दार्जिलिंग, जो शहर को आप सारे लोग जानते हैं बॉलीवुड के जरिए। तो ये दार्जिलिंग की जो सीट है, पिछला
15 साल से बीजेपी ये जीतते आए हुए हैं और बीजेपी बहुत बार ये कह भी चुके हैं कि गोरखालैंड, जो वहां के जो लोकल गोरखा लोगों का जो डिमांड है उसको वो मान्यता देगी। लेकिन इस बार पिछला 2 महीने में अगर कोई बंगाल की पॉलिटिक्स को या गोरखालैंड की पॉलिटिक्स को ट्रैक करेगा तो देखेगा जो दार्जिलिंग के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लोग छोटे छोटे पार्टियां लेकिन जो दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी जिसके हाथ में है, जो दार्जिलिंग के पुराने पॉलिटिकल पार्टी है, सारे राहुल गांधी से मिलकर कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में बोल रहा है। दार्जिलिंग सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, दार्जिलिंग से बीजेपी हमारे जो पुराना फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला को खड़ा करना चाहते हैं। बीजेपी जितने सारे ब्यूरोक्रेट को इस बार खड़ा करना चाहते हैं, अमिताभ कांत, हर्षवर्धन श्रृंगला या राकेश अस्थाना, इनमें से हर्षवर्धन श्रृंगला दार्जिलिंग का ही आदमी है तो दार्जिलिंग से खड़ा होना चाहता है। लेकिन अगर ये इक्वेशन ऐसे घूमना, इक्वेशन ये ऐसे पलटना शुरू हो गया तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होगा। दूसरा बात है, जो राहुल गांधी जिस इलाका से जाएगा, अभी तक जो मैप आप दिखा रहे हैं दैट इज लार्जली माइनॉरिटी बेस। यहां पे 3 कम से कम ऐसे सीट है, मालदा की 2 सीट जो बरकत गनी खान चौधरी की पुराना गढ़ माना जाता था एक टाइम में, उसका 2 सीट और एक रायगंज सीट जो प्रियरंजन दासमुंशी का गढ़ माना जाता था। ये दोनों सीट, ये 3 सीट पिछले बार बीजेपी के हाथ में गया था, लेकिन ये 3 सीट इस बार कांग्रेस किसी के साथ भी जाए, कांग्रेस अगर तृणमूल के साथ जाए वो फिर भी ये 3 सीट बीजेपी हारेगा, अगर कांग्रेस लेफ्ट के साथ भी जाए तो भी 2 सीट बीजेपी हारेगा। सिचुएशन ऐसा ही है। तो जो अमरेंद्र जी बोल रहे थे कि बंगाल में जो 18 सीट पिछले बार बीजेपी जीता था, इंडिया गठबंधन का कोशिश यही होना चाहिए जैसे भी हो, उसको वो 18 को कम से कम 10 के नीचे लाए, और ये हो सकता है। आज के दिन का जो सिचुएशन है बीजेपी का, ये हो सकता है। लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे बात है, कांग्रेस और जो लोकल कांग्रेस और लेफ्ट है उसके साथ तृणमूल का कैसा गठबंधन होगा, ये एजेंसी के खिलाफ सब लोग एक साथ बोलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ की जो लोकल लेफ्ट और कांग्रेस है वो टीएमसी को करप्शन के चार्ज में एक्यूज करते रहते हैं। ये बहुत सारे लोकल इश्यूज है। 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया तो मैं सुना कोई वरिष्ठ पत्रकार जी जो बोल रहे थे, जो मीडिया की नैरेटिव है जिसमें आप भी टिप्पणी दे रहे थे राजीव जी, मैं बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं वो टिप्पणी थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं। मीडिया का क्या हालत है थोड़ा सा दिखाने के लिए। देखिए आप सब लोगों को मालूम है जो हमारे बंगाल के जो एक्स गवर्नर थे वो अभी वाइस प्रेसिडेंट है एंड ही इज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बहुत एक डिबेट चल रहा है कि जगदीप धनखड़ को टीएमसी की एक एमपी कल्याण बनर्जी ने इंसल्ट किया, बेसिकली मिमिक्री किया, और उस वक्त राहुल गांधी वीडियो कर रहे थे। तो ये पूरा बीजेपी का कैंपेन चला। लेकिन मैं ईस्ट से हूं, जिस दिन ये कैंपेन सारा गोदी मीडिया दिखाता रहा, जैसे कोई बता रहा था, सारा मीडिया की न्यूज लॉन्ड्री ने एक बहुत अच्छा स्टोरी किया, सारे न्यूज़पेपर का वो लीड स्टोरी था। उसी दिन मणिपुर में, जहां से राहुल गांधी अपना यात्रा शुरू कर रहे, उसी दिन मणिपुर में कुकी और जो का 87 लोगों का, जिन लोगों का मौत हो गया था, जिनका 6 महीने तक दफना नहीं जा रहा था, उसका दफना दफनाया गया। So look how irresponsible, how the media has become completely a joke. It's not only about Ram Mandir. We do not care about simple issues. वो बंगाल के बारे में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सारे लोग कल्याण बंदोपाध्याय के पीछे पड़ गए, जो कल्याण बंदोपाध्याय वाइस प्रेसिडेंट को इंसल्ट किया, राहुल गांधी तो और खराब किया, वो वीडियो किया, कोई यही नहीं बताया कि मणिपुर में क्या हो रहा है। सो दैट इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ आवर मीडिया। बट अब व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस यात्रा? ऑब्वियसली ये जो कन्वेंशनल मीडिया है, मैं कन्वेंशनल मीडिया बोलना नहीं चाहता हूं, आजकल तो सारा मीडिया है, सारा न्यूज़पेपर, सारा चैनल्स, ये सब कुछ को छोड़ के जो दूसरा नैरेटिव है, जो आम लोगों से जोड़ने की जो नैरेटिव है, उसको कैसे सामने लिया जाए।
और ये हमारे बंगाल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी, यू आर एब्सोल्युटली राइट राजीव जी, बीजेपी इज आईइंग फॉर दिस 18 सीट्स एंड बीजेपी, अमित शाह ने अभी तक कलकत्ता में आके एक एजेंडा भी सेट कर दिया है, इस 18 को इस बार डबल करना है, 35 करना है, ऐसे अमित शाह बोलते रहते हैं। वो बंगाल की 2021 के इलेक्शन में भी बारे में बोला था, अब की बार 200 पार। लेकिन हम लोगों को 3 स्टेट की इलेक्शन के बाद बंगाल के लिए सोचना पड़ेगा। और just I mean to what is happening on the eastern side, on the eastern front, to make you understand, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा आए और वो बोला बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कश्मीर से भी बदतर है, कश्मीर तो अभी बहुत सुधर गए। ये सचमुच बीजेपी के प्रॉब्लम है। दूसरे दिन ही पुंछ और राजौरी में वो एम्बुश हो गया, पहले तो 5 आर्मी मैन मर गया, उसके बाद आरआर ने उठा के लाया और 3 सिविलियन के भी डेथ हो गया। तो हमारे यहाँ पे जो मीडिया की जो चैनल की डिबेट होता है, तो वहां पे जो लोग अजीब अजीब से लोग भी आ जाते हैं, ऐसे नहीं है वो सारे नेशनल लोग हैं, वो बंगाली भी है, बंगाली सिक्योरिटी एक्सपर्ट आके बोलने लगा कि नहीं मैंने गया और देखा कश्मीर बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैंने बोला लास्ट 9 बजे कश्मीर में आप कब मीडिया की डिबेट किया? कश्मीर में एक टेलीविजन डिबेट रात 9 के 9 बजे करके दिखाओ सर, मैं तो उस डिबेट के लिए तैयार हूं। क्योंकि जो कश्मीर के लास्ट नहीं, सबसे सीनियर जर्नलिस्ट उस वक्त के थे राइजिंग कश्मीर का एडिटर शुजात बुखारी, मेरा रूममेट था, तो वो तो 3 साल हो गया वो गोली में मर गया, अभी तक सरकार ने नहीं बताया कौन मरा है उसको। तो ये तो कश्मीर का मीडिया का हाल है। और वो कश्मीर के साथ एक बात बताइए सुमन जी कि ये जो यात्रा है मणिपुर से, अभी तो हम थोड़ा बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और खासकर असम पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को गवर्न किया जा रहा है पॉलिटिकली कहीं ना कहीं असम से। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री वहां के और पूरे चार्ज में वही दिखाई देते हैं, ना सिर्फ उसको वो कंट्रोल करते हैं बल्कि वो छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होता है यहां भी आकर के वो विष घोलने की कोशिश करते हैं, वो कहीं और दूसरे राज्य में भी जाते हैं, वहां भी वैसी बातें करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इस यात्रा का कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है खासकर असम पे? देखिए, आपने हेमंत बिश्वा शर्मा का नाम बोल ही दिया, तो ये सबको देखिए, हेमंत बिश्वा शर्मा इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज बेसिकली ए बैकरूम मैनेजर, जो लोग पैसे देके खरीदना तोड़ना ये सभी कामों करता है। आपने कभी नहीं सुना होगा जो वो एक पब्लिक रैली को एड्रेस किया होगा। देखिए असम देखिए या दूसरे सारे स्टेट देखिए, जो छोटे छोटे स्टेट है, मिजोरम की रिजल्ट आपने देखा, तो मिजोरम के रिजल्ट से आपको ये बिल्कुल पता चला होगा कि कितना खफा है क्रिश्चियन लोग मोदी की गवर्नमेंट से, कितना खफा है ट्राइबल लोग मोदी की गवर्नमेंट से। यही हाल असम में भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कितना कॉम्बाइंड एफर्ट आप दे पाएंगे। देखिए, एक बात तो है कश्मीर के जैसे असम को भी बीजेपी ने, हेमंत बिश्वा शर्मा ने डिलिमिटेशन से तोड़ा है, वो असेंबली के लिए तोड़ा है, जहां पे मुसलमान की जिस सीटों को मुसलमान कंट्रोल कर सकते थे, जहां पे मुसलमान वोट भारी थे, उसको उसने तोड़ा है। लेकिन लोकसभा में असम में 14 सीट है, वो अभी भी कॉन्टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जितने सारे सीट है वहां पे सब लोग, माने वहां पे बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, वो कांग्रेस, ये सारे पार्टी क्या एक साथ आ पाएगा? क्या एक यूनाइटेड एफर्ट दे पाएगा? ये बहुत मायने रखता है। तब इसका एफर्ट I mean, then you will see the entire effort नॉर्थ ईस्ट में असम को 14 छोड़ के 15, बाकी 11 सीट है, टोटल 25 सीट्स है। ये टोटल 25 सीट्स में राहुल गांधी कैन इंपैक्ट। जी, राहुल गांधी कैन इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और टोटल 25 सीटें उधर नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों पर निगाहें टिकी हुई हैं, ऑफ कोर्स इंडिया गठबंधन की भी, और निगाहें टिकी हुई हैं इधर भाजपा की भी। और भाजपा चूंकि अमित शाह जी 10% और सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहां से बढ़ाएंगे वो जरा दिमाग लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए भी। आना चाहता हूं एक बार फिर जल्दी इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत सारी बातें आप सुन रहे थे, जरा ये जो आंकड़े हैं इन सब की बात हम कर रहे हैं, साथ साथ जो तैयारियां हैं जिसमें अलग अलग जो सामाजिक न्याय की बात यहां हो रही है, उस सामाजिक न्याय को
यानी सामाजिक, हमारे यहाँ जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों बातें यहाँ कही गई हैं, तो उसको कैसे जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है ये गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी जो लीड कर रही है? क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, पूरे जो भारत न्याय यात्रा है उसके स्लोगन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा हुई है। राजनीतिक न्याय की चर्चा इसलिए कि जो संविधान सभा ने प्रावधान किया था, जो संकल्प किया था कि सारे लोग अब समान हो रहे हैं और जो भी देश में समस्याएं हैं वो डेमोक्रेसी के जरिए, चुनाव की राजनीति के जरिए वो समाप्त हों। और इसकी उम्मीद तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं कर रहे थे कि आगे इस तरह का माहौल आएगा। तो जिस तरह से डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो एक तरह से फिर से राजनीतिक न्याय की जरूरत है। दूसरा, जो दो बातें हैं वो तो खुद अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के भाषण में कही थी कि सोशल डेमोक्रेसी की जरूरत है, सामाजिक न्याय की जरूरत है, और अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो फिर राजनीतिक आजादी खतरे में पड़ जाएगी। तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं सरेआम, मणिपुर की घटना हम लोगों के सामने है, तो ऐसे में उस सामाजिक आजादी की जरूरत, सामाजिक न्याय की जरूरत आज और ज्यादा महसूस की जा रही है। तीसरा, नोटबंदी से लेकर के जीएसटी होते हुए आप देखेंगे कि जिस तरह से अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ रही है और आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ रही है, गरीबों की तादाद बहुत बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, जो मध्यम व्यवसायी है वो जीएसटी में पस्त हो गया। तो देश में आर्थिक समता भी स्थापित हो और सबके पास रोजगार हो, जो व्यापारी है, जो व्यवसायी है, वो भी बड़े कारपोरेट घरानों की वजह से आशंकित न रहे, इसकी भी जरूरत है। तो वो आर्थिक न्याय भी इन मुद्दों में शामिल रहेगा और इसी के लिए ये पूरी जो भारत न्याय यात्रा है वो समर्पित रहेगी इन मुद्दों को उठाते हुए। जीएसटी के बारे में तो राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते ही रहे, पूरा व्यावसायिक लोग बर्बाद हो गए। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे इस यात्रा में और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी मुद्दे हैं जो लोगों के जेहन तक जाएंगे। जी राजू जी, बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, कैसे, क्योंकि पिछली यात्रा में आप थे और ये यात्रा अब शुरू हो रही है जिसमें न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की और राजनीति इसमें जोड़ा गया है, स्पेशली इस शब्द को जोड़ा गया है और न्याय की बात हो ही रही है। जरा आपका भी नजरिया इसमें समझना चाहता हूं कि कैसे इसको आप देखते हैं। 355 सीटें कम नहीं होती हैं उस लिहाज से भी। और एक बात इसमें और जोड़ दूं कि लगभग 285, जहां तक मुझे याद है 285 सीटें आज की तारीख में इन 355 में से बीजेपी के पास है। जी जी, देखिए हम लोग बहुत, मैं कोई शब्दबाग नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन हम लोग एक बेसिकली जो अपना बेंचमार्किंग करते हैं वो 2019 के चुनाव परिणामों की करते हैं। बीजेपी को 31% वोट मिला था 2014 में और 39% मिला इनको, 37% वोट शेयर आया 2019 में। पुलवामा, बालाकोट सांप्रदायिक वोट नहीं था, ये सांप्रदायिक मुद्दे नहीं थे, इसने पूरे देश को में एक राष्ट्रवाद की भावना को उसी तरीके से हिलाया था या झकझोरा था जैसे इंदिरा गांधी की हत्या या राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को सीटें मिली थी। ये बिल्कुल वैसी ही घटना थी। राम मंदिर को आप उस खांचे में नहीं रख सकते। जैसे मैंने पहले वाले अपने टर्म में कहा था कि राम मंदिर के जरिए बीजेपी कोई नया यूनिवर्स नहीं बना रही, वो तो ऑलरेडी वहां है। बीजेपी का कौन सा समर्थक नहीं है जो कि उस पर वोट नहीं देगा। तो जरूरत इस बात की है कि बीजेपी नए एरियाज में आए, वहां बीजेपी नहीं आ पा रही है। जी जी जी, बिल्कुल, वहाँ बीजेपी नहीं आ रही। नए एरियाज में बीजेपी आए, लेकिन जो पुराने एरियाज हैं, पुराने जो राज्य हैं, वहाँ भी बीजेपी नहीं आ पा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। गर्ग साहब, आपका भी इनपुट इस पे चाहूँगा। और देखिए, बहुत सारे आयाम हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं और महत्वपूर्ण बात की अब जो फोकस है
ये दिख रहा है कि इन्होंने भी, इंडिया गठबंधन ने भी और खासकर कांग्रेस ने भी नॉर्थ की तरफ रखा है। और जब ये यात्रा चलेगी, नॉर्थ ईस्ट से इधर पश्चिम की तरफ आएगी यात्रा, तो फिर जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी शायद चर्चा और तेज होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात से जब ये यात्रा निकलेगी, पश्चिम बंगाल से निकलेगी, क्योंकि ये सब ऐसे राज्य हैं जहां थोक के भाव में सीटें हैं और उनमें से मैक्सिमम जगहों पर बीजेपी पिछली दफा सीट जीत के आई थी। तो जो फोकस है इंडिया गठबंधन का, उसमें ये यात्रा आपको क्या लगता है कि कितना जो आने वाले समय में मजबूती दे सकती है ये यात्रा, आने वाले समय में कितनी चुनौती पेश कर सकती है ये यात्रा, और आने वाले समय में कितना जो सामाजिक न्याय को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने 2019 में, वो यहां से पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि यहां पर वो पैदल नहीं चल रहे हैं, पैदल कम चल रहे हैं, बसों से ज्यादा चलेंगे, ये प्रभाव भी रहेगा, ये फर्क रहेगा, दूरी ज्यादा है। तो जरा वो उस बात को समझना चाहता हूं आपसे कि कैसे ये जन जन तक पहुंच सकते हैं और कितना ये इंपॉर्टेंट हो सकती है यात्रा उस लिहाज से, विपक्ष के लिहाज से। देखिए, एक चीज समझें कि जो दक्षिण की यात्रा थी वो उसका डायमेंशन अलग था। वो उसकी सफलता का पैमाना भी इसलिए अलग था कि बीजेपी उन इलाकों में है ही नहीं। मतलब कांग्रेस की या राहुल गांधी की सफलता का एक कारण बड़ा ये भी था कि वहां बीजेपी के प्रति कोई समर्थन नहीं है पॉलिटिकल। ये जो इलाका है, जो 355 सीटों का इलाका है, जो बहुत बड़ा है, ये बीजेपी का कैचमेंट एरिया है, मतलब सबसे बड़ा एरिया यही है। और आप जैसा बता रहे हैं कि इसमें बीजेपी के पास कितनी सीटें बताई आपने? 285 जी, 285, 85 जी, इतनी सीटें हैं। तो मतलब जो गैप है वो मतलब 14 राज्यों में आप जो बता रहे हैं 70 सीटें ही विपक्ष के पास है, आप ये बता रहे हैं जी, यही बता रहे हैं ना जी, बिल्कुल। 285 और 355 मतलब 70 सीटें हैं कुल। उन 70 सीटों में जो मेजर रेसिपिएंट्स हैं वो टीएमसी है, जेडीयू है और शिवसेना है। मतलब इसको समाजवादी पार्टी के पास तो ज्यादा है नहीं यहाँ पर इन राज्यों में। मुद्दा ये है कि ये लोग अपने ऑलरेडी लो पर हैं, जो बीजेपी जिन राज्यों में है, और इनको जितनी मिलना थी वो मिल गई। मतलब ये इंडिया गठबंधन के पहले की सीटें हैं कि जो इनको बंगाल में मान लीजिए कि 18 सीटें हैं बीजेपी को। अब ये जो कह रहे हैं हमारे जो साथी हैं भट्टाचार्य जी कि नॉर्थ बंगाल में 8 सीटें हैं और उसमें से 7 मान लीजिए कि बीजेपी के पास है, और वो इलाका ट्रेडिशनली बीजेपी का है। जो ये बीजेपी बात भी करती रही थी कि हमको बंगाल का विभाजन करके नॉर्थ बंगाल को अलग करना है, प्रॉमिस भी किया उन्होंने विधानसभा चुनाव में, सारी चीजें की, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया उन्होंने जी। ये सारी की सारी कम होनी है। जो होना है वो ये होगा कि राहुल गांधी की यात्रा के साथ अगर सारे के सारे इंडिया गठबंधन के लोग इस यात्रा में अपने अपने राज्यों में खड़े हो जाएंगे तो हवा बदल जाएगी। मतलब इसमें नुकसान केवल बीजेपी को होना है, किसी को नहीं होना है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। अब इसमें मुद्दा ये है कि अगर उसके बावजूद कि भाई कहीं से गुंजाइश नहीं है आपकी सीटें बढ़ने की, 10% वोट बढ़ने की, फिर आप 400 सीटें कहां से लाना चाहते हैं? तो उसका एक ही जवाब है जो सेम पित्रोदा कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरा का पूरा खेल ईवीएम का हो सकता है, और वो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को वार्न कर रहे हैं सेम पित्रोदा। अब सेम पित्रोदा अगर वार्न कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी मिशन को राजीव गांधी के जमाने में टेक्नोलॉजी मिशन को जिन्होंने शुरू किया जी, और जो इसके एक्सपर्ट हैं चीजों के, अगर वो फोरवार्न कर रहे हैं तो इसका, और जो हमारे इन्होंने कहा, शायद इन्होंने
प्रशांत जी ने कहा या रविकांत ने कहा कि हम यही मान के चल रहे हैं कि इसी सिस्टम पर, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसी को मानकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है कि वो यही कायम रहेगा। ईवीएम को लेकर मैंने भी वो डिमॉन्स्ट्रेशन देखा कि कैसे वो केले पर के बटन पर वोट लगाता है, और लाइट जो है का कमाल कैसे होता है, और वो जो स्लिप है वो नहीं कटती है, वो की वही बनी रहती है उस जगह पर, और दूसरे वाले को भी वही स्लिप दिखती है, वो मानता है कि केले को उसने वोट दिया है, जबकि वो एप्पल में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक अलग लॉजिक है, पर इलेक्शन कमीशन तो टाइम दे नहीं रहा ना, जो इस स्कैंडल को या इस घपले को एक्सपोज करना चाहता है उसको, और इसलिए नहीं दे रहा है कि आज की तारीख में अगर ईवीएम को लेकर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है तो हजारों लाखों की संख्या में ईवीएम को कैसे बदला जा सकता है जी, इतने कम समय में। तो अगर ये 400 सीटें भी जीत सकते हैं तो ये 543 सीटें भी जीत सकते हैं। इसलिए अब मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी कीमत पर सीटें जीत रही है, मतलब जहां सीटों की गुंजाइश नहीं है वहां भी जीत रही है, तो मतलब वो एक तरह की ऐसी व्यवस्था को इनवाइट कर रही है जो इस देश में स्वीकार्य नहीं होगी। तो इंडिया गठबंधन को उस इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से क्या बीजेपी 400 सीटें या ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, और उसमें इलेक्शन कमीशन उनके साथ उस षड्यंत्र में भागीदार बनना चाहता है। न्यायपालिका आंखें बंद करके रखना चाहती है अपने की पूरी चीज को, कि वो देखती रहे। जस्टिस कौल ने कहा है कि हम ना तो अपोजिशन की मदद कर सकते हैं, ना रूलिंग पार्टी की मदद कर सकते हैं, हमारा काम तो न्याय देना है जी। तो ये जो पूरा का पूरा इस समय चल रहा है, वो राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दीजिए, मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो 4 राज्य 91 सीट्स हैं ऑलरेडी आपके पास। अब आप इसमें क्या करेंगे? मतलब अपोजिशन के पास तो 4 ही सीटें हैं जी। यूपी में आपके पास मैक्सिमम सीटें हैं, उड़ीसा आपके पास है ही नहीं ऑलरेडी, जो कि इन 355 सीटों में शामिल है। आप कहां से जीतना चाहते हैं ये सीटें बताइए हमको। तो आपके पास सीटें बताने को नहीं, मतलब ये कि हमको शक हो रहा है कि आप बेईमानी के साथ 400 सीटें जीतना चाहते हैं। तो ये देश को समझाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की योजना लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव जीतने की नहीं है, 400 सीटें जीतने की नहीं है, वो इस तरह से जीतना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप बताइए चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ये जो चेतना का काम करेगी ये यात्रा, और उसमें इंडिया गठबंधन के लोग उसके साथ जुड़ेंगे राहुल गांधी के साथ, वो बीजेपी को पूरी तरह से कमजोर कर देगी। मेरा ऐसा मानना है कि एक जो जनता के लेवल पर अपराइजिंग होगी इस पूरी यात्रा से, वो बड़ा काम करने वाली है, और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, घटक हैं, उनको मजबूर करेगी कि दे फॉल इन लाइन। अगर वो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इसमें एक चुनौतियां भी हैं इंडिया गठबंधन के सामने, क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि दक्षिण से जब उत्तर की तरफ ये यात्रा आ रही थी तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी शासित वो राज्य नहीं थे। हालांकि कर्नाटक राज्य था जहां पर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फिर भी दक्षिण की तासीर अलग है और उत्तर की तासीर अलग है, और यहाँ के वोटर्स, यहाँ के मिजाज भी अलग हैं। और उस हिसाब से, उस लिहाज से देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की ओर जो ये यात्रा आएगी, उस यात्रा में बहुत सारी चुनौतियों का सामना तो शायद करना ही होगा इनको, लेकिन अगर उन चुनौतियों को पार कर जाते हैं तो फिर 355 सीटों में 285, अभी पूरा काउंट करके मैं कल जरूर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अब कुछ जो आंकड़े हैं, कुछ समीकरण बदल गए हैं, बिहार का समीकरण बदला हुआ है, तो इन समीकरणों को भी किनारे रख करके वो उन आंकड़ों को आपके सामने ज़रूर पेश करूंगा कि कितनी सीटें एग्जैक्टली किस पार्टी के पास में हैं इन 355 में से। तो इस चर्चा को और भी ऑथेंटिक वे में आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है संजय जी और सुमन जी, आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आप दोनों से जल्दी में एक 2 लाइन में चाहूँगा। संजय जी, आपको क्या लगता है
किस हिसाब से देखते हैं आप कि नॉर्थ की यात्रा ये उधर की यात्रा से अलग तो है, लेकिन इस यात्रा को, इस बैतरणी को अगर पार कर गए तो आने वाले समय में यहीं से, जहां से बीजेपी अपनी सरकार बनाती रही है, वहीं से ये पटखनी भी खाने वाली है। बाकी वहां तो बल्ले बल्ले है दक्षिण में होने वाला है। मैं यही समझता हूं कि इस बार यही होगा। तो मैंने उसके कई कारण हैं। एक तो बीजेपी अपने जो शिखर पे थी उससे अब नीचे आ गई है। उसने अच्छा कुछ नहीं किया है, जैसा गर्ग साहब ने कहा कि कुछ अच्छा नहीं किया है, उसको ऊपर बढ़ना क्यों चाहिए? बढ़ने का कोई कारण नहीं है। और अगर हम ईवीएम पे शक करें तो ईवीएम पे शक अगर जायज भी है तो ईवीएम में हर बार तरीका होता है कि किस बार कैसे गड़बड़ की जा सकती है। तो इस बार जो गड़बड़ की इसको बने, एक बार की आप मशीन बदल दो, एक बार की वोटिंग का पैटर्न, आपने कुछ वोट दिया किसी और को वोट पड़ा, वगैरह वगैरह, तो वीवीपैट लगाया गया, हर बार उपाय किया जाता है। तो मैंने इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे उसका मिसयूज हुआ है और उससे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हुआ है, लेकिन उसका काट भी होता रहा है। तो इस लिहाज से ये जो लेटेस्ट जो अभी वीडियो आया है उससे ये पता चल गया कि प्रिंट गलत निकलता है। अभी तक लोग समझ रहे थे कि प्रिंट है और प्रिंट डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार ये बता दिया गया कि प्रिंट भी गलत निकलता है। तो अब उससे फायदा नहीं होगा और उसको कंट्रोल किया जा नहीं। उसमें तो ये कहा जा रहा है ना कि प्रिंट निकाल करके आप दीजिए वोटर को, वोटर ले जा करके उस बॉक्स में डालेगा, बैलेट पेपर बॉक्स में डालेगा। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब वो जो तरीका था कि वीवीपैट से निकलता है और बॉक्स में नहीं डालने का पुराना सिस्टम रहता तो चल जाता, वो अब नहीं चलेगा। अब लोगों को पता है कि प्रिंट आउट दूसरा निकलता है, तो वो भी एक तरीका खत्म हो गया। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी हर बार एक नया तरीका ले आती है वोट लेने के लिए। वो 15 लाख से शुरू हुआ था, पुलवामा तक चला, और इस बार शायद ईवीएम था। तो उस हिसाब से भी अगर बीजेपी कुछ नया नहीं लाएगी तो उसके पास वोट लेने के लिए कुछ है नहीं। और अगर ईवीएम पे हम लोगों को शक है तो ईवीएम का उपाय काट है। मुझे नहीं लगता कि ईवीएम का फायदा इस दफा उठाया जा सकेगा इस नई वाली वीडियो के बाद। तो मुझे लगता है कि वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी की स्थिति खराब है और इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है, इसलिए भी कि वो एक अच्छा टक्कर दे रही है और देखने वाले को लग रहा है कि वो चुनाव लड़ रही है। पिछली बार ऐसी स्थिति नहीं थी। पिछली बार कह दिया गया और लोगों को लग रहा था कि हाँ कांग्रेस बेमन से चुनाव लड़ रही है या कौन उसका उम्मीदवार होगा वगैरह वगैरह। इस बार वो स्थिति नहीं है। तो इस बार इंडिया गठबंधन बहुत तैयारी से है और बीजेपी की स्थिति काफी खराब हुई है। तो इसलिए काफी अच्छी स्थिति है और फायदा होगा, यात्रा का काफी फायदा मिलेगा। मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आना चाहता हूं सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए, सुनिए सुमन भट्टाचार्य जी के पास में। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि न सिर्फ ईवीएम वीवीपैट को चेंज करना, बल्कि यहां पर ईवीएम को ही बदल देना, वोटर जो वो लिस्ट है उसमें गड़बड़ियां, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने जो वो किया था, अभी जो रिसर्च पेपर उनका जो आया था पेपर, उस पेपर में तो हमने यही देखा कि एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग पैटर्न के साथ चुनाव करवाए गए 2019 के चुनाव। तो इसलिए भी सुमन भट्टाचार्य जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। न्याय को पहुंचाने के साथ साथ ये ऐसा मसला है जिस पर अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो आपके साथ ही अन्याय होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। राजीव जी, जहां से आपने खत्म किया मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। पहले मैं ईवीएम के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो एक दूसरा पहलू है, उसके लिए पूरा एक दिन रखना चाहिए। मैं जो अशोका यूनिवर्सिटी का जो मिस्टर दास का, जो प्रोफेसर दास है, वो भी बंगाल से है, उसका जो थ्योरी है मैं वो एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। वो थ्योरी है जो क्लोज कॉन्टेस्ट की सीट है, और अगर वो क्लोज कॉन्टेस्ट की सीट बीजेपी रूल्ड स्टेट में है तो वहां पे बीजेपी कैसे डोमिनेट, मैं डोमिनेट वर्ड यूज करना चाहता हूं, या मैनिपुलेट करते हैं, और ये उसने अपने थ्योरी से दिखाया और ये बहुत बार होता है। लेकिन जो दूसरी बात है वहां पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोलना चाहता हूं। लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन को फायदा हो, सब हो। लेकिन जो प्रशांत टंडन जी ने बोला है वो सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए, आज तक किसी भी इलेक्शन में भाजपा ने 40% से ज्यादा वोट भाजपा को नहीं मिला, लेकिन जो बाकी के जो 60% वोट है वो बांटा हुआ है।
ये इंडिया गठबंधन का काम है, इसलिए आप जो आंकड़े लाएंगे वहां पे देखेंगे जो बिहार में भाजपा और वीक हो गया है क्योंकि जेडीयू भी वहां से निकल गया है। तो वोट की जो रेशियो है वो उसमें भाजपा अच्छा जगह पे नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो बाकी के जो 60% वोट है, इसको एकजुट करना, अगर राहुल गांधी वो कर पाते हैं और फिर ईवीएम नहीं, जो वोट मैनेजमेंट है उसको ठीक कर पाते हैं, तभी भाजपा को चैलेंज दिया जा सकता है। देखिए, हम सब लोगों को मालूम है, ये 3 स्टेटों में जब इलेक्शन हो रहा था, लगभग भाजपा के भी अच्छे लीडर को मैं जानता था, सब लोग निश्चित था मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ हो जीत नहीं रहा है। लेकिन कैसे हारा हुआ मैच भी जीता सकता है वो भाजपा ने दिखाया है, और कैसे जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं वो कांग्रेस ने दिखाया है। तो ये जो अंतर है, दैट इज अ किलर इंस्टिंक्ट दैट यू हैव टू विन। देखिए, जीतना एक प्रैक्टिस होता है और हारना एक रोग हो जाता है। तो ये दोनों में जो अंतर है, इंडिया ब्लॉक की राहुल गांधी, इफ राहुल गांधी कैन एनर्जाइज दैट थिंग, उन्होंने किया है। कर्नाटक और तेलंगाना में हमने वो देखा है। कोई नहीं सोचा था, जो तेलंगाना में जो पार्टी थर्ड हो गया था, वो पार्टी अचानक से आके बीआरएस को चैलेंज करके गवर्नमेंट लेके जाएगा। तो तेलंगाना में ये होने में 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा, 6 महीने रेवंत रेड्डी को मिला था टाइम। तो अगर तेलंगाना में हुआ है तो सारी जगह पे हो सकता है। लेकिन अगेन आई एम कमिंग बैक टू द कोर पॉइंट, तेलंगाना में कांग्रेस ने सीपीआई को सीट छोड़ा, जो पुराना नक्सलवादी है उनको भी अपने पार्टी में लाया, उसको टिकट दिया, उसको मंत्री भी बनाया। तो ये जो सारे फोर्स भाजपा के खिलाफ खड़ा होना था चाहते, वो सारे को एक जगह पे लाना। उनको ये नहीं देखना चाहिए ये करप्ट है, वो दूसरे दिन बीजेपी के साथ थे, वो तीसरे दिन कहां पे थे, ये सब नहीं सोच के, if Rahul Gandhi can bring that 60% vote into the kitty of the India bloc, then anything can happen. राइट, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और क्लोजिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संजय कुमार सिंह साहब, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में 2 और साथी जुड़े हुए थे, 2 नहीं बल्कि 3 साथी जुड़े थे, श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए थे, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ जुड़े थे